संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट हो। अगर हम बात करते हैं गिनती करते वक्त, जो संख्याएं हम काम में लेते हैं गिनती करते वक्त, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे? हम ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3। तो ये जो संख्याएं मैं बोल रहा हूं जो गिनने के काम में आती है, इन्हें ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। हम प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो गिनने में काम आती है। और गिनने में कौन कौन सी संख्याएं काम में आती है? 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से ये संख्याएं अनंत तक चलती रहेगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। अब कईयों के कन्फ्यूजन में आता है कि 1.2 क्या 2.3 क्या ये पॉइंट वाली संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। हम गिनते कैसे हैं? हम गिनते वक्त को भी ऐसे बोलते हैं 1.2 या 1.3? नहीं, हम गिनेंगे कैसे? 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं होगी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है और कई बार परीक्षा में बेसिक से प्रश्न भी आते हैं। अगली संख्या की हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम जीरो को ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से ये अनंत तक चलेगी, तो ये पूर्ण संख्या है। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि चलो ठीक है, 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 क्या है? क्या 1 प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या? तो 1 यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी है और 1 यहाँ पर पूर्ण संख्या भी है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। और उस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब से आपको ध्यान क्या रखना है? पूर्ण संख्याएं हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर भी वही बात है, पॉइंटों वाले नंबर्स अभी इनमें नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगली जो संख्या हम बात करने वाले हैं वो है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक भी लगभग इसके जैसा ही है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जितने भी नंबर मैंने लिए हैं ना, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस में है, धनात्मक नंबर हैं, +1, +2, +3। लेकिन हमने नेगेटिव नंबर्स भी पढ़े हैं, ऋणात्मक नंबर भी पढ़े हैं, माइनस में भी पढ़े हैं हमने। तो अगर इन सबको एक साथ लिख दिया जाए तो फिर वो पूर्णांक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बात करें नेगेटिव नंबर्स, तो जैसे -1, -2, -3, इस प्रकार से ये माइनस में भी है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 तो सिर्फ 0 है। तो ध्यान रखना, आगे से अगर मैं धनात्मक की बात करूंगा तो आप धनात्मक में 0 को नहीं लेंगे। 0 को ना तो धनात्मक में लेना है ना ही ऋणात्मक में लेना है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक, पूर्ण, और देखिए इनको जो ये संख्याएं हैं यहाँ पे देखो +1, +2, +3 या +4, ये प्राकृत संख्याएं हैं। इनको हम कह सकते हैं धन पूर्णांक। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? धन पूर्णांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धन पूर्णांक हम इन्हें कह सकते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, इन्हें हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। और 0 न तो धन है और न ही ऋण। ये सारी संख्याएं मिला करके क्या कहलाती है? पूर्णांक
कहलाती है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, धन पूर्णांक, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी कर ली है। तो धन पूर्णांक में क्या आ जाएगा, धन पूर्णांक में वही आएगा 1 2 3। अब आपको याद होना चाहिए, देखिए धन पूर्णांक वही है जो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब अगर मैं प्राकृत संख्या कहूँ या फिर धन पूर्णांक कहूँ, बात वही की वही है। बात करें अगला ऋण पूर्णांक क्या होगा, तो ऋण पूर्णांक यहाँ पे माइनस में है, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से ये नेगेटिव में चलता जाएगा माइनस अनंत तक। आगे बात करते हैं परिमेय संख्या। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके किस प्रकार की संख्या कहलाती है। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके। लेकिन ध्यान रखें अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लिख सकें जहां Q इज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए कईयों को ये लाइन समझ में ही नहीं आती है कि Q इज नॉट इक्वल 0 का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 5/7, तो 5/7 एक परिमेय संख्या, कुल मिला के बट्टे वाली जो संख्याएं आपको दिखाई देती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। लेकिन आपको इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या रखना है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब Q कहाँ पे, हर में, जो पट्टे के नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं। अगर जो नीचे वाली संख्या है यानी जो हर वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 0/8, तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 0/-7, तो बिल्कुल ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 8/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यही बात हमें ध्यान रखनी है। वास्तव में 8/0 अगर 0 नीचे आ जाता है तो फिर 0 का हम भाग नहीं दे पाते, 0 का हम भाग नहीं दे पाते। सामान्यतः हम इसको अनंत से लिखते हैं और वास्तव में अनंत कोई संख्या नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 0 बट्टे में नहीं होना चाहिए। 0 कहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। बाकी 0 ऊपर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बड़ी सीधी सी बात है, बट्टे वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। बस ध्यान क्या रखना है, बट्टे के नीचे यानी Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। सब मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपरिमेय संख्या, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कईयों को इसमें समस्या भी आती है। देखिए क्या होता है अपरिमेय, परिमेय का उल्टा, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आपको मेरे हिसाब से याद भी होना चाहिए और आप सबको पता है, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पाई। पाई यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि पाई अपरिमेय संख्या यहाँ पे होती है। और एग्जाम्पल नहीं है क्या इसके, और एग्जाम्पल भी हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। सर ये वर्गमूल 4 कहाँ गया, सर ये वर्गमूल 4 कहाँ गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल जो 4 होता है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, वर्गमूल जो 4 होता है इसका मान 2 होता है। वर्गमूल 4 का मान यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। और 2 कैसी संख्या है, 2 तो प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 धन पूर्णांक तो है ही, और आपको पता होना चाहिए 2 परिमेय संख्या भी है। 2 कैसी संख्या भी है। अब आपको सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, अरे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख ही सकते हैं ना, तो हो गया ना P/Q। तो इसका मतलब 2/1 यानी जो √4 है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व हो पा रहा है, 4 का वर्गमूल हमें मालूम है 2 होता है, तो 2 तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या हो गई ये तो आपको। और यहाँ पे देखिए 2 का वर्गमूल पॉइंटों में आता है, तो इसी कारण ये अपरिमेय है। 3 का वर्गमूल पॉइंटों में आता है, इसी कारण ये अपरिमेय है। 5 का वर्गमूल
पॉइंटों में आता है, इसी कारण ये अपरिमेय है। कुल मिला के ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उसका वर्गमूल दे दे तो फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं √7 कह देता हूँ बिल्कुल अपरिमेय है, मैं √8 कह देता हूँ बिल्कुल अपरिमेय है, लेकिन अगर मैंने √9 कह दिया तो आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या भी है, प्राकृत भी है और पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब √9 यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है। और मेरे हिसाब से अब ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पाई है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जिसका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, वो भी कैसे संख्याओं में आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए आपके मन में एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 है और यहाँ पे ऑप्शन में दे देता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इस प्रकार से ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है और अगर 22/7 को इस हिसाब से, तो अगर मैंने आपको यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या बताई है तो इस हिसाब से तो 22/7 आप लोग अपरिमेय ही करोगे, लेकिन वास्तव में 22/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे छोटी कक्षाओं में, या फिर हम यही करते थे कि पाई बराबर 22/7 होता है, हम तो यही पढ़ते आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पाई 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है, कंप्लीटली बराबर नहीं होता। तो इसी कारण तो ये 22/7 एक अलग संख्या है, पाई एक अलग संख्या है। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है ना, पाई की जगह पे 22/7 लिख देते थे। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम पाई की जगह पे क्या लिख देते थे, 22/7। तो वास्तव में 22/7 एक परिमेय संख्या है। और अगर पाई की बात करूं तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। मेरे हिसाब से ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस